बीरेन जी, अब 10 सीटों पर फिर से चुनाव होने जा रहा है, ये तो मैं देख रहा हूँ। फिर एक बड़े राजनीतिक युद्ध की तैयारी है। तो इस वक्त दोनों खेमे में, एनडीए के खेमे में और इंडिया के खेमे में, क्या राजनीतिक माहौल है और इस वक्त क्या चर्चाएं हैं? बीजेपी की समीक्षा भी हो गई, तो अब क्या निकल कर आउटकम आया कि अब चुनाव की आगे की तैयारी कैसे होगी? देखिए, ये जो 10 सीटों का उपचुनाव है, एक तो साफ है कि ये एक बड़ा संदेश देकर जाएगा। अगर भाजपा जीतती है तो ये माना जाएगा कि विधानसभा के चुनाव में उसकी पकड़ अभी जनता पर मजबूत है, और अगर ये भाजपा यहाँ फिर लोकसभा की तरह हारती है तो फिर ये साफ हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में 27 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जीत की ओर बढ़ रही है। तो ये दोनों बातें इस चुनाव से डिसाइड होंगी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चुनाव पूरे प्रदेश का चुनाव है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी होगा, पूर्वांचल में भी होगा, और मिर्जापुर, विंध्याचल, बनारस के इलाके में भी होगा। तो ये पूरे प्रदेश के मिजाज को एक बार फिर से प्रकट करेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता के मन में यूपी के चुनाव को लेकर क्या है। और जहां तक बात है कि उपचुनाव को सरकार का चुनाव माना जाता है, सरकारें जीतती है, लेकिन कई उपचुनाव सरकारें हारी हैं, और बीजेपी सरकार भी हारी है, फिर जीती भी है। और खास तौर से घोसी का उपचुनाव तो बीजेपी का सबसे ताजा घाव है जो अभी तक खत्म नहीं हुआ। लेकिन ब्रजेश जी, ये चुनाव उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा अहमियत रखता है, क्योंकि ये चुनाव ये साबित करेगा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा तेजी से आगे बढ़ेगी या भाजपा के अंदर फिर से गुटबाजी और अंतर्विरोध तेज होगा। ये मौका है उनके लिए कि वो अपनी सीटें जो हैं, 3 सीटें हैं बीजेपी की, इसमें उसको कायम रखें, उसके बाद वो विपक्ष से कुछ सीटें छीनें। तो एक ये मौका होगा कि वो मैसेज देंगे कि हम अभी प्रदेश में बहुत मजबूत हैं और जनमत के बीच हमारी जो उपस्थिति है, छाप है, वो बहुत अच्छी है, मजबूत है, और हम आगे जीत कर आएंगे। लेकिन क्या फिर ये सवाल उठेगा कि इस उपचुनाव में संविधान के खतरे और आरक्षण का मुद्दा छाएगा, और अगर वो छाएगा तो उसका क्या स्वरूप होगा? क्योंकि जो मिल्कीपुर सीट है वो दलित बाहुल्य सीट है, और अवधेश प्रसाद वहां से 9 बार एमएलए रहे, और करहल में यादव बाहुल्य है, अखिलेश यादव वहां से सांसद बन गए हैं कन्नौज से, और करहल उनकी सीट है। गाजियाबाद शहरी सीट है, वो बीजेपी की सीट मानी जाती है, वो जीतेगी। फूलपुर में पटेल लोगों का बाहुल्य है, मीरापुर में जाट और गुर्जर जो वोटर है ये तय करेंगे कि कौन जीतेगा। ऐसे कई सारी सीटें हैं, उस कटहरी भी है, कुंदरकी भी है, सीसामऊ है, तमाम सारी जो और सीटें बची रह गई हैं। लेकिन ब्रजेश जी, ये सेमीफाइनल है, साफ साफ सत्ता का सेमीफाइनल है 2027 के। अब इससे बड़ा चुनाव तो नहीं होगा और इसी में क्लियरिटी आएगी। लेकिन ये चुनाव एक और महत्व रखता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद अब किस भूमिका में होंगे। मायावती का वोट परसेंटेज डाउन हो चुका है, अखिलेश यादव चंद्रशेखर को भी अपने गठबंधन में लाके क्या वहां पर बीएसपी की एक नई कार्ड तैयार करेंगे, और ये बहुत टर्निंग पॉइंट होगा उत्तर प्रदेश की सियासत का कि वो तो क्या चंद्रशेखर की पार्टी भी सभी 10 सीटों पर लड़ेगी या फिर कुछ सीमित सीटों पे, जैसे कुंदरकी, मीरापुर, खैर, गाजियाबाद? ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि ये गठबंधन के साथ लड़ेगी वो, जिसमें अखिलेश यादव, कांग्रेस और चंद्रशेखर आजाद होंगे, और ये मायावती के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। तो बहुत साफ है कि मायावती का प्रभाव लगातार घटा है। चंद्रशेखर अपनी पार्टी के दम पर एक तरह से निर्दलीय जीते हैं, और दलितों में वो एक नए आइकान है यूथ के तौर पर। तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो कुछ सीटों पर लड़ेंगे जरूर। जहां तक बात है कि इस चुनाव में क्या राम मंदिर का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा क्या फिर चलेगा
या ये शांति से पड़ा रहेगा किनारे। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है कि अयोध्या की हार का बदला भाजपा मिल्कीपुर में चाहे तो ले सकती है समाजवादी को हरा के, लेकिन क्या वाकई में वो हरा पाएगी? क्योंकि अवधेश प्रसाद दिल्ली में जाके अयोध्या के नाम पर भाजपा को बहुत बड़ा डेंट लगातार दे रहे हैं। अखिलेश यादव उनको इतना सम्मान दे रहे हैं कि लगातार वो उनको बगल में अपने बैठाते हैं। अवधेश प्रसाद उतना अच्छा भाषण नहीं देते, लेकिन भाजपा को खाली चिढ़ाने के लिए वो बगल में बैठे हुए हैं और वो लाल टोपी उनकी उतरती नहीं है। तो ये भी एक मौका है, एक बड़ी लड़ाई होगी वहां पर। तो ये मिल्कीपुर से क्या होगा, ये संदेश आएगा ब्रजेश जी। वैसे चुनाव में हर पार्टी जीतने की कोशिश करती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि जो लोग शासन करते हैं उन्हें यह अवश्य देखना चाहिए कि शासन के प्रति जनता की प्रतिक्रिया कैसी है। अंततः जनता ही अंतिम निर्णायक है जी। तो ये बात सरकारों को समझनी होगी। वैसे बीजेपी को चोट काफ़ी लग चुकी है, अब वो काफ़ी चीज़ें संभल के करेंगे। एक छोटी सी कहानी है कि एक बार एक लड़का मोटरसाइकिल चला रहा था, गिर गया, चोट खा गया। तो उसके अंकल ने कहा कि बेटा ये क्या हुआ, पैर में ये चोट कैसे लग गई? तो उसने कहा कुछ नहीं अंकल, बस बाइक थोड़ा तेज चल गई और उसी में एक्सीडेंट हो गया और पैर में तगड़ी ये चोट लग गई जी। तो बोले बेटा अरे जरा जल्दी करो और दवा दारू कराओ, इस पर बहुत ज़रूरी है, एक्सीडेंट का मामला है। तो लड़के ने कहा अंकल दारू तो हम बाइक चलाओ इस पहले पी लिए रहन, उसी वजह से एक्सीडेंट हुआ, अब तो हम दवा के तलाश में ही जा रहे हैं आगे। तो वहाँ भी वही चल रहा है, एक्सीडेंट तो हो गया है, अब दवा की तलाश है। ये 10 सीटों के चुनाव परिणाम से कुछ मरहम लगेगा। बहरहाल चुनाव है, सब अपना अपना कांटा डाल के बैठते हैं। सुनिएगा कि उल्टे सीधे सपने पाले बैठे हैं और सब पानी में कांटा डाले बैठे हैं। और एक बीमार वसीयत करने वाला है, रिश्ते नाते जीभ निकाले बैठे हैं। और साहबजादा पिछली रात से गायब है और घर के अंदर रिश्ते वाले बैठे हैं। और आज शिकारी की झोली भर जाएगी, आज परिंदे गर्दन डाले बैठे हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपने ओपिनियन, फीडबैक और राजनीतिक विमर्श हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। बीजेपी के